तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, वैम्पायर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अजीबोगरीब रहस्यों से भरी इस दुनिया में जिंदगी के भी कई रूप हैं। एक तो वे जिंदगियां जो शरीर के सहारे जिंदा रहती है, पर कई जिंदगियां बगैर शरीर के भी जिंदा रहती है। इनको आम भाषा में हम अति मानव या भूत प्रेत कहते हैं। लेकिन कुछ जिंदगी इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि उनके शरीर खत्म नहीं होते। वे मनुष्यों को खून पीकर सैकड़ों हजारों साल तक भी जिंदा रह सकती है। इस तरह की जिंदगी जीते हैं वैम्पायर। हम वैम्पायर जिसका खून चूस लेते हैं उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। और अब हम तुझे भी बना देंगे मानवों को लहू पर जिंदा रहने वाला वैम्पायर ध्रुव। एटॉमिक रिसर्च सेंटर राजनगर की खूबसूरत इमारतों में से एक। रात को हालांकि यहाँ पर काम करने वाले काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम कभी बंद नहीं होता, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। अरे यह 7वीं मंजिल से कूद गया, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दे सकता, वरना मेरा रहस्य खुल जाएगा। हवा में एक कातिलाना हाथ घुमा और फायर एस्केप की तरफ बढ़ रहा भागने वाला का शरीर कड़ी सड़क की तरफ बढ़ने लगा। कातिल मुस्कुराता हुआ वापस पलट गया। उसका काम हो गया था। अब नीचे जाकर यह पक्का करना होगा कि वह बचा या नहीं। लेकिन अगर वह पल भर और रुक कर आगे का दृश्य देख पाता तो वह इतना खुश नहीं होता, क्योंकि वह दृश्य अनदेखा नहीं गया था। यह वक्त ध्रुव की गश्त का समय था। ओह, इस आदमी के सिर पर किसी बड़ी चीज़ से वार किया गया है। उस चोट से तो शायद ये बच गया हो, लेकिन सड़क पर गिर कर कभी नहीं बचेगा। मुझे इसे सड़क पर गिरने से रोकना होगा। ध्रुव का हाथ एक्सीलेटर पर पूरा घूम गया। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल का पिकअप भी स्पेशल था। 2 सेकंड में ही स्पीडोमीटर की सुई 90 को छू गई और स्पीड ब्रेकर से उछलकर जब ध्रुव की मोटरसाइकिल ने वापस सड़क को छुआ तब मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे। ओह, इसके सर पर जिस चीज़ से भी वार किया गया है उसने इसकी खोपड़ी को बुरी तरह से तोड़ डाला है। कौन हो तुम पर हमला किसने किया, बताओ। जासूस, परमाणु यंत्र, चालो आह। अरे यह तो मर गया। जासूस, परमाणु यंत्र और फिर बचा लो, आखिर इसका मतलब क्या था। यह एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग से कूदा था। कातिल भी अभी इमारत के अंदर ही होगा, क्योंकि उसे भागने का मौका अभी तक नहीं मिला है। 7वीं मंजिल की एक खिड़की टूटी हुई है, यानी यह 7वीं मंजिल से निचली छत पर कूदा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं कातिल को पहचानूंगा कैसे। रुको वरना गोली मार दूंगा। तुम अंदर कैसे। अरे ध्रुव साहब, आप सुनो गार्ड, जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी इस इमारत से बाहर जाने मत देना। ठीक है सर, आप कहते हैं तो ऐसा ही करूँगा। आंधी तूफान की तरह उड़ता ध्रुव सीधा 7वीं मंजिल पर टूटी खिड़की वाले कमरे पर जाकर रुका। लेकिन अरे यह कमरा तो खाली है, यानी कातिल भाग चुका है। और हो सकता है कि वह मेरे सामने ही निकला हो और मैं उसे पहचान नहीं। अरे यह नीचे क्या हो रहा है। नहीं, आप अभी बाहर नहीं जा सकते, हट मेरे रास्ते से। ओह, कातिल भागने की जल्दी में अपना पता खुद ही बता रहा है और यह इसकी आखिरी गलती साबित होगी। आओ, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो। मैंने क्या किया है। तुमको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। वो तो हाँ, मैं देखने जा रहा था कि डॉक्टर भामा को कितनी चोट लगी है और चौकीदार मुझे रोक रहा था। तो तुम यह भी जानते हो कि कोई खिड़की से नीचे गिरा है और वह डॉक्टर भामा है। इस हादसे का सिर्फ 2 ही लोगों ने होते देखा है, मैंने और कातिल ने। और यह बात जानकर तुमने साबित कर दिया है कि वह कातिल तुम ही हो मिस्टर जासूस। जासूस यानी तू ज़रूरत से ज़्यादा जान गया है लड़के। इसलिए तुझे भी मैं वही अंजाम दूंगा जो मैंने भामा को दिया था, मौत का अंजाम। इसकी फुर्ती तो आश्चर्यजनक है और किक भी बहुत तेज है। अरे इसकी खोपड़ी तो स्टील की है और इस पर विग लगा है। आश्चर्यचकित मत हो लड़के, हम लोगों के दिमाग से दर्द महसूस करने वाला हिस्सा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और स्टील कैप फिट कर दी जाती है, इसलिए हम लोगों को दर्द का एहसास ही नहीं होता। यह सच कह रहा है। मेरे इस वार से तो चीख उठना चाहिए था इसको, लेकिन इसका हम लोगों से क्या मतलब है। क्या यहाँ पर इसके अलावा और जासूस। आह, अब तेरी खोपड़ी का भी भामा की खोपड़ी सा कचूमर निकाल दूंगा। ओह, यह मुझ पर बूमरैंग से वार कर रहा है और इसका एक ही वार परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने के बाद अपने मालिक के हाथों में वापस पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं इसकी दिशा जरा सी बदल सकूं तो यह हाथ के बजाय जासूस के पैर पर पहुंच जाएगा और मेरा यह काम बूमरैंग खुद ही कर देगा। अब बता कि तू किस देश का जासूस है और तूने डॉक्टर भामा का कत्ल क्यों किया। तू भूल गया लड़के।
कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। अब तक गार्ड होश में आ चुका था। अरे, यह तो ध्रुव साहब पर कोई हमला कर रहा है। मुझे ध्रुव साहब की मदद करनी चाहिए। अब की बार तू मेरे बूमरैंग के वार से अपनी खोपड़ी नहीं बचा सकता। ध्रुव बूमरैंग के वार से कलाबाजी खाकर बच गया और बूमरैंग वापस अपने मालिक की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी पल गार्ड की उंगली भी बंदूक की लिबलिबी पर दब गई। गोली से बचने के लिए वह जासूस हवा में उछला और पलटकर वापस आते बूमरैंग ने एक भीषण वार से उसकी खोपड़ी उड़ा दी। दर्द का एहसास हो पाने से पहले ही वह जासूस मर चुका था और उसके साथ ही सारे जवाब भी। और फिर इस आदमी का नाम नवाजी था। ध्रुव अभी कुछ महीने पहले ही हमारे यहाँ आया था रिसर्च स्कॉलर के रूप में। हमको इस पर रत्ती भर भी शक नहीं था कि यह रिसर्च के आड़ में जासूसी कर रहा है। उसकी तलाशी में ये कागज बरामद हुआ है। इस पर तो कोड वर्ड में कुछ लिखा है। हाँ, शायद ये इसी मैसेज को ट्रांसमीटर के जरिए कहीं भेज रहा था और उसी वक्त डॉक्टर भामा ने इसको देख लिया होगा। समझ गया, पर यह किस चीज़ की जासूसी कर रहा था यह टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुमको यह बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम अब से आधे घंटे बाद एक भूमिगत परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। हमारे उद्देश्य इस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना है, लेकिन लगता है कि दुश्मन देश के जासूसों की इसकी भनक लग गई है, इसलिए वे हमारे परमाणु यंत्र के पीछे पड़े हैं। क्योंकि इस परमाणु यंत्र की मदद से परमाणु बम बनाने की क्षमता भी हासिल की जा सकती है। अगर हमारे दुश्मनों ने परमाणु बम बना लिया तो हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं होगा सर, मैं देश की सुरक्षा तक पहुंचाने वाले दुश्मन हाथों को तोड़कर रख दूंगा। यह परीक्षण कहां पर हो रहा है? यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण जिले में। पोखरण में? यह शब्द सुनते ही ध्रुव के दिमाग में 3 दिन पहले की घटनाएं घूमने लगी। रजनी, जल्दी से मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। बाहर? अब कहाँ जाना है? पोखरण? यह कहाँ पर है? राजस्थान में हमारी सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर दुश्मन देश के जासूसों की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ का चार्ज लेने भेजा जा रहा है। आप तो एक बार पहले भी राजस्थान जा चुके हैं, इसलिए तो मुझे ही वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। क्या संयोग है पापा, देखो ना, आपका भी राजस्थान जाना है और मुझे भी। तुझे तुझे किस लिए जाना है? ए देखो भैया, तुम बीच में मत बोलो, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी पता तो चले कि एकाएक आपको राजस्थान में कौन सा काम निकल आया। हाँ श्वेता, बता क्या काम है तुझको? वो पी सीरीज वाले हैं ना, जो गानों की कैसेट बनाते हैं, उन लोगों ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो राजस्थान के लोकगीत की एक नई कैसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। गानों की कैसेट बनाएगी तू? तू सारे गामा पूरा आता भी है या नहीं? तुम राक्षस की तरह हंसना और बीच में टांग अड़ाना बंद करो। मैं पापा से बात कर रही हूँ ना। तुझे राजस्थान के लोकगीत की क्या समझ है श्वेता? है ना पापा, आजकल फिल्मों में राजस्थानी गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो खलनायक फिल्म का सुपरहिट गाना है ना, चोली। ठीक है, समझ गया। चल तू भी अपने कपड़े रख ले। यह लड़की घूमने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती, चाहे इसके लिए सफ़ेद झूठ बोलना पड़े। क्या बनाया है पापा को? लेकिन पापा भी हमसे कुछ छिपा रहे हैं, मामला गड़बड़ लगता है। चंडिका वाली ड्रेस भी पैक करनी पड़ेगी। यह तो ध्रुव भी समझ गया था कि आईजी राजन कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन अब उसको स्थिति का भयावहता का एहसास हो रहा था। क्या सोचने लगे ध्रुव? कुछ नहीं सर, वह जासूस बार बार हम लोग बोल रहा था, यानी इसके साथ और भी जासूस होंगे और यह उनको ही मैसेज भेज रहा होगा। मुझे तुरंत ही पोखरण पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे आपकी स्पेशल परमिशन चाहिए। उसी वक्त पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल से थोड़ी ही दूर पर, बाबा खान, हमारे पास परमाणु यंत्र की डिज़ाइन के सारे डिटेल आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले नवाजी का मैसेज आया था कि परमाणु परीक्षण आधे घंटे बाद होगा। हमको उससे पहले ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। बाबा खान सिर्फ मिलिट्री चीफ से हुक्म लेता है, कोई और उसे अगर बिना मांगे सलाह देता है तो वह जुबान फिर कभी नहीं बोलती। माफ़ी बाबा खान, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए दोहरी मार मारनी चाहिए। इनका राज हासिल करके हम एक मार तो मार चुके हैं, दूसरी मार होगी उनकी परमाणु परीक्षण की योजना को ही ध्वस्त कर देना, और यह काम हमको करना बाकी है। इनका परमाणु यंत्र खराब कर देना ताकि धमाका हो ही ना सके। लेकिन बाबा खान, परमाणु यंत्र तो ज़मीन के 1 किलोमीटर नीचे रखा है, क्योंकि यह एक भूमिगत परमाणु परीक्षण है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जिस वक्त तुम लोग परमाणु यंत्र की डिज़ाइन हासिल कर रहे थे, उस वक्त मैं परमाणु यंत्र तक पहुंचने का रास्ता बना रहा था। कैसे बाबा खान? वह किला देख रहे हो ना, वह पोखरण का शाही किला है और उस किले से इस गुफा तक एक किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग बनी है।
मुझे एक दिन संयोग से इस सुरंग का पता चला था। वैसे तो यह सुरंग राजा ने हमले के वक्त भागने के लिए बनाई थी, लेकिन मैंने इसका एक दूसरा इस्तेमाल किया है। मैंने इस सुरंग के बीच में से एक सुरंग और खोदी है जो सीधे इस परमाणु यंत्र तक जाती है। अब हम आराम से परमाणु यंत्र को बेकार गुफा के ऊपर कोई है। गुफा के ऊपर वह किला कैसा है रौनक सिंह? वह पहले तो पोखरण का शाही किला था श्वेता बिटिया, लेकिन अब तो खंडहर है। इसके पास तो कोई दिन में भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस किले के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ और रोशनियाँ आती है। लोग कहते हैं कि इस किले के अंदर भूत नाचते हैं। ओ भूत, यहाँ पर भूत है। चलो रौनक सिंह, वरना मैं तो यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। किले के अंदर से आवाज़ों, रोशनियाँ और भूतों की कहानियाँ, जासूसों के छिपने की जगह के सारे लक्षण एक साथ मौजूद है। रुको बिटिया, डरो मत। मुझे यह बात पापा को बतानी चाहिए, लेकिन पापा श्वेता की बचकानी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उनको यह सूचना देगी चंडिका। श्वेता को परमाणु परीक्षण की कोई जानकारी नहीं थी, तब भी, जबकि इस परीक्षण स्थल की सिक्योरिटी का गुप्तचर आईजी राजन को दिया गया था। वैसे यह पूरा परीक्षण सेना के अंडर में हो रहा था। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का घेरा है सर। दुश्मन देश के जासूस तो क्या, उधर की चिड़िया भी इधर पर नहीं मार सकती। गुड, परीक्षण में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद आप तुरंत राजनगर वापस जा सकते हैं। लेकिन इन 5 मिनटों में बहुत कुछ हो जाना था। नई बनी सुरंग में काम हो चुका है, अब जल्दी से यहाँ से निकल लो। जल्दी किस बात की है? अब वे लाख बटन दबाते रहे, विस्फोट होगा ही नहीं। मैं तीसरी जमात फैल ही सही, लेकिन डिजाइनें देखकर खराबी पैदा करने में माहिर हूँ। उल्टी गिनती चालू थी। 9, 8, 7 और मासूम एवं डरपोक श्वेता प्रलयंकारी चंडिका का रूप धारण कर रही थी। क्यों न पापा को कुछ बताने से पहले मैं खुद जासूसों को पता लगा लूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। गिनती खत्म हो रही थी। 4, 3, 2, 1, 0। उंगली बटन पर दबी और विस्फोट हो गया। लेकिन यह आमतौर पर होने वाले परमाणु विस्फोटों की तरह नहीं था। बाबा खान की यंत्र के साथ की गई छेड़खानी ने विस्फोट का रूप ही बदल दिया था। सुरंग के रास्ते विस्फोट की लहर गुफा तक भी आ गई थी। यह क्या बाबा खान, विस्फोट तो हो गया। अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं तीसरी जमात फैल हूँ। हो सकता है कि कुछ भूल चूक हो गई हो। इस अजीबोगरीब विस्फोट से गुफा को तो रत्ती भर का भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन गुफा के अंदर रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी और हवा में हो गया एक रहस्यमय छेद साफ नजर आ रहा था। इस छेद के पार क्या था यह कोई नहीं जानता था। सुरंग के ही रास्ते विस्फोट की दूसरी लहर किले तक जा पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर उसे सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं। विस्फोट में हुए बदलाव को कंट्रोल सेंटर में भी महसूस किया गया था। कुछ गड़बड़ हो गई है जनरल सर। कैसी गड़बड़? यह तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन यह विस्फोट कुछ दूसरी तरह का था। क्या परमाणु यंत्र के साथ कुछ छेड़खानी हुई है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी किसी ने हमारे सीक्रेट पता लगा लिए हैं। मेजर, उस जासूस का पता चलने तक पूरे इलाके को सील कर दो। ना तो कोई बगैर इजाज़त इस इलाके के अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। सारे फ़ोन भी काट दो, यानी इस इलाके का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया जाए। तुम बिल्कुल ठीक समझे मेजर। बाबा खान बहुत खुश था। काम हो गया चीफ। वेरी गुड खान। अब तुम जल्दी से जल्दी वापस अपने देश आ जाओ, लेकिन आने से पहले अपने रहने की जगह पर से सारे सबूत मिटा कर ही आना। यह मेरा हुक्म है। जो आज्ञा चीफ, आपके हुक्म का पालन होगा। ओवर। चलो साथियों, गुफा से अपने रहने के सारे सबूत नष्ट कराएं। चंडिका इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। अब जरा किले को पास से छानबीन की जाए और भूत प्रेतों से मुलाकात की जाए। लेकिन तभी, अरे, उन पत्थरों के बीच से हल्की हल्की रोशनी कैसे बाहर आ? ओह, यह तो एक गुफा है, लेकिन इसके अंदर से रोशनी कैसे बाहर आ रही है? पास जाकर देखना चाहिए। यह रोशनी रेडियो एक्टिविटी की रोशनी थी और इसमें जाना मौत को दावत देने के बराबर था, लेकिन यह बात चंडिका को नहीं पता थी। गुफा की तरफ कोई और भी बढ़ रहा था। बाबा खान, गुफा की तरफ वह कौन जा रहा है? यह तो कोई लड़की लगती है। रुको जरा देखे तो कि यह आखिर क्या करना चाहती है। चंडिका गुफा में घुसी और अगले ही पल गुफा में से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और चंडिका का शरीर हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर आ गिरा। जासूसों के सिर पर अगर असली बाल होते तो जरूर खड़े हो जाते। यार, रेडियो एक्टिविटी का असर तो बहुत खतरनाक होता है। अब हम गुफा में घुसकर अपना सामान कैसे निकालेंगे? घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से निकलो। चंडिका की चीख ने कई लोगों को घटनास्थल पर जमा कर लिया था। आईजी राजन को भी
क्या हुआ? एक अजीब सी लड़की है सर, मुझे तो जासूस लगती है। अरे यह तो चंडिका है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, यह कोई जासूस नहीं है। ओह, लेकिन मुझे तो इसका पहनावा जासूसों जैसा लगता है। सर आप, हाँ, हमारे परमाणु परीक्षण में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमको जासूसी का शक है। और अब तक हमको सिर्फ यही एक बाहरी आदमी, मेरा मतलब लड़की, मिली है। और आप इसको जानते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर राजन मेहरा, लेकिन जब तक यह लड़की होश में आकर बयान न दे दे तब तक आप यह इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे। इस लड़की को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करिए। राजन मेहरा पल भर में स्थिति समझ गए। चंडिका पर जासूस होने का और उन पर जासूस की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा था। आईजी राजन शक के दायरे में आ चुके थे। ध्रुव भी पोखरण पहुंच चुका था। ओह, राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पाया गया, यानी यह षड्यंत्र काफ़ी पहले से चल रहा था। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जासूसों के पकड़े जाने तक मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं भी यहाँ पर उन देश के दुश्मनों के ही पीछे आया हूँ सर, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, क्योंकि सारा इलाका सेना के अंडर में है और आप यहाँ पर सेना के सबसे बड़े अफसर हैं। वैसे तो हम अपने काम में दखल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल परमिशन देने को तैयार हैं। अस्पताल में इस लड़की की तबीयत कैसी है डॉक्टर? आश्चर्यजनक ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह लड़की कोमा में है, यानी गहरी बेहोशी की अवस्था में, लेकिन इसके शरीर में रेडियो सक्रियता है और इसकी पोशाक तथा मास्क इसके शरीर से खाल की तरह चिपक गए हैं। यह उस गुफा में घुसी थी, लेकिन उस गुफा में रेडियो सक्रियता कहाँ से आ गई? परमाणु परीक्षण तो उस गुफा से काफ़ी दूर पर हुआ था। यह तो तभी पता चलेगा जब हम गुफा की रेडियो सक्रियता खत्म करके उसके अंदर घुस पाएंगे। शायद चंडिका की पोशाक उस रेडियो सक्रियता के कारण इसके शरीर से चिपक गई है। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ पापा। और फिर ध्रुव आईजी राजन को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। बाबा खान के लिए बुरी खबरों का अंबार लगता जा रहा था। बाबा खान, अभी रेडियो में खबर आई थी, राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पकड़ा गया और मारा गया। ओह, यह जरूर नवाजी होगा, लेकिन उसको पकड़ा किसने? ओह, अब सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन श्वेता कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। वह शाम को ही शहर घूमने चली गई थी, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। किसी सुपर कमांडो ध्रुव ने परमाणु पर परीक्षण में गड़बड़ की जासूसों ने ही की है, लेकिन उनको पकड़ने की शुरुआत कहाँ से? एक मिनट, इस वीरान किले की खिड़की में से रोशनी छन कर बाहर कैसे आ रही है? यानी कोई किले के अंदर है, कहीं यही जासूसों का अड्डा तो नहीं है? इसकी जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। लेकिन इस वक्त भी ध्रुव पर नजरें गड़ी हुई थी। यह कौन है बाबा खान? इसकी शक्ल देखी हुई सी लग रही है। अरे, यह तो वही लड़का है, सुपर कमांडो ध्रुव। इसकी फोटो मैं अखबारों में कई बार देख चुका हूँ, लेकिन यह तो राजनगर में रहता है। यह यहाँ पर क्यों आया है? शायद नवाजी ने मरने से पहले कुछ उगल दिया है। अब इसके हाथों को हमारी गर्दन तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। इसको जल्दी से जल्द रास्ते से हटाना होगा। वह किले की तरफ जा रहा है। इधरी शेखू, इसका पीछा करो और सन्नाटे में पहुँचते ही इसको खत्म कर दो। किले की तरफ बढ़ते ध्रुव के पैरों के निशान को दो जोड़ी पैरों के नए निशान मिटाते जा रहे थे। उनका मकसद था पैरों के निशान की तरह ही ध्रुव की जिंदगी को भी मिटा देना। अपने पीछे आ रही मौत से अनजान ध्रुव तेजी से किले की तरफ बढ़ रहा था। ओह, किले और शहर के बीच में साफ पानी का एक नाला भी है। गहराई में होने के कारण दूर से यह नजर नहीं आता है। मुझे इस नाले को संभल कर पार करना होगा। यहाँ पर पानी में मगरमच्छों का मिलना आम बात है। पानी के अंदर पड़े पत्थरों पर पैर जमाता हुआ ध्रुव नाले के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा और पल भर के लिए चट्टानों ने उसकी जासूसों की नज़र से छिपा लिया। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। तू उधर देख। इधर इधर ही, मैं उधर देखता हूँ। ओफ, मैं यह नाला जल्दी से जल्द पार करना चाहता ओफ मैं यह नाला जल्दी से जल्दी पार करना चाहता था और इस छोकरे ने गायब होकर मुझे यहीं पर अटका दिया। अगर किसी ने मगरमच्छ ने मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया है। किसने पकड़ा? आह! सुपर कमांडो ध्रुव, तुम समझते हो कि तुम मेरा पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बोल, मेरा पीछा क्यों कर रहा था? कौन है तू? मैं तेरी मौत हूँ लड़के। ओह, यह तो कोई प्रशिक्षित अपराधी लग रहा है। इसकी फुर्ती जबरदस्त है। इदरी ने ध्रुव को संभलने का मौका नहीं दिया। लोहे का दास्ताना बेरहमी से ध्रुव के शरीर से टकराने लगा।
ध्रुव ने पलट कर वार किया और आश्चर्यचकित रह गया। स्टील की खोपड़ी पर विग, यानी तुम ही वह जासूस हो जिसकी मुझे तलाश है। अगर तू स्टील की खोपड़ी के बारे में जानता है तो यह भी जानता होगा कि हम लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता और हम लोग बंदूकें कभी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे बहुत शोर करती है। हम चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं और यह ब्लो पाइप तुझे बहुत शांत मौत देगा। यह सुइयाँ उगलता है और हर सुई की नोक पर लगा हुआ है पल भर में मौत देने वाला खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड। ओह, इनमें से एक भी सुई की हल्की सी भी खरोच मुझे परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तुम कब तक बचोगे ध्रुव? पानी के अंदर भी घुस जाओगे तब भी मेरी जहरीली सुइयां से बच नहीं पाओगे। यह सही कह रहा है, बचने से कुछ हासिल नहीं होगा, हासिल होगा पलट कर हमला करने से। और उस हमले में मेरा हथियार होगा उसकी पोशाक का फटा कपड़ा। ध्रुव का हाथ फुर्ती से सुइयों का रास्ता रोक गया। और तुमको दर्द का एहसास तो नहीं होता है, लेकिन जल्दी ही ये सुइयां तुम्हारे बदन में घुसकर तुमको मारने का एहसास जरूर दिला देगी। बोलो, किस देश के जासूस हो तुम? लेकिन कुछ बताने के लिए खुले मुंह से एक दूसरी ही आवाज़ निकली, सेखू। आवाज़ सुनते ही सेखू घुमा और ध्रुव ने जासूसों की आश्चर्यजनक फुर्ती का एक नमूना देख लिया। लंबी चैन के साथ लगी भारी कटार ध्रुव की गर्दन उड़ा देने के लिए लपकी। अब जासूसों को ध्रुव की फुर्ती का नमूना देखना था। वह फुर्ती से घातक कटार के रास्ते से हट गया, लेकिन इधरी बच नहीं पाया। सेखू की आंखों में खून उतर आया। कटार बिना रुके एक बार फिर घूमी और ध्रुव एक बार फिर कटार से बचने के लिए हटा, लेकिन इस बार कटार का निशाना ध्रुव की गर्दन नहीं बल्कि चैन का निशाना ध्रुव का शरीर था। अब ध्रुव सेखू के बंधन में असहाय था और कटार लगी चैन का दूसरा सिरा उसका सिर धड़ से अलग कर देने के लिए हवा में उड़ने ही वाला था, लेकिन सेखू ने एक गलती कर दी थी। उसने चैन का दूसरा सिरा ध्रुव के हवाले कर दिया था। ध्रुव ने अपने बदन को एक तेज झटका दिया। सेखू लड़खड़ाकर आगे गिरा और चट्टान में बहकर अटके हुए कपड़े में धंसी सारी सुइयां उसके बदन में जा धंसी। एक पल से भी पहले सेखू का खेल खत्म हो गया। वह दोनों जासूस एक दूसरे के हथियार से ही खत्म हो गए। ये शायद मुझे इस किले तक पहुंचने से रोकना चाहते थे, लेकिन अगर वह किला जासूसों का अड्डा है तो ऐसे खुलेआम उसमें घुसना खतरनाक हो सकता है। उस किले में कोई कुआं या बावड़ी जरूर होगी जिसमें इस नाले का पानी भूमिगत रास्ते से होकर पहुंचता होगा। मैं उस रास्ते से किले के अंदर चुपचाप पहुंच सकता हूं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह रास्ता किले की तरफ ही जा रहा है। ध्रुव का ख्याल सही था, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव किले के अंदर था। एक भयानक सन्नाटा पूरे किले को घेरे हुए था। अंदर जमी धूल और बेशुमार जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर जमाने से कोई मानवीय कदम नहीं पड़े। धूप अंधेरे में ध्रुव अंदाजे के सहारे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें से उसने एक हल्की सी रोशनी बाहर आते देखी थी कि यहाँ पर जमाने से कोई उसे रोशनी का स्रोत मिल गया। ध्रुव कुछ पलों तक भौचक्का सा खड़ा रहा। कमरे में कोई नहीं था और फिर एकाएक हमला शुरू हो गया। ध्रुव ने हमलावरों को दूर भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों की तादाद बेशुमार थी और जल्दी ही ध्रुव का बदन चमगादड़ों से ढका हुआ था। वह कुछ सोचता इससे पहले ही एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। कदमों की आहट, कोई आ रहा है। यह आकृति किधर से कमरे में आई, यह ध्रुव नहीं समझ पाया। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला कि इस किले में कोई रहता है और वह दुश्मन देश के जासूसों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए शायद तुम्हारे आदमी मुझे इस किले तक पहुंचने से पहले खत्म कर देना चाहते थे। चोले के अंदर से उबली हंसी किसी का भी खून पानी कर देने के लिए काफ़ी था। जासूस? मैं जासूस? जासूसी करने तो तू आया है लड़के, क्योंकि इस किले में घुसने वाला पहला जिंदा आदमी तू है और आखिरी भी। मुझे अभी एक भीषण शैतानी ताकत का सामना करने की तैयारी करनी है जिसने अपने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, और तुझे भी शायद उसी शैतानी ताकत ने भेजा है। अब मेरा एक इशारा पाते ही ये लहूखोर चमगादड़ तेरा खून चूसना शुरू कर देंगे और यहाँ के चील कौवे खाएंगे तेरी लाश। लाबादे में से एक अजीब सी आवाज़ उभरी और ध्रुव के पूरे बदन में कई दांत गड़ने शुरू हो गए। ओह, ये मजाक नहीं कर रहा है। ये चमगादड़ तो वाकई मेरा खून पीने की तैयारी में है। ये तादाद में इतने ज़्यादा है कि इनको हाथ से हटाना संभव नहीं। इन्होंने मेरा खून पीना शुरू कर दिया है। जब तक मैं इनको हटाने का रास्ता सोच पाऊंगा तब तक ये मेरे बदन का पूरा खून। वाह, मिल गया रास्ता। अपने पूरे शरीर में दौड़
दौड़ रही पीड़ा की तेज लहरों को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुव ने मेज पर एक तेज ठोकर मारी और जलती खोपड़ी उसके शरीर पर आ गिरी। अब मेरे बदन के कपड़े अब तक गीले हैं, वे मेरे शरीर को तो झुलसने से बचा लेंगे, लेकिन इन चमगादड़ों को कौन बचाएगा। आग की झुलसन का आभास होते ही चमगादड़ों ने ध्रुव के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ध्रुव आज़ाद हो गया। आश्चर्य है, तू मेरे रक्त पिपासु चमगादड़ों से बच गया। ऐसे मामूली खतरे ध्रुव का रास्ता नहीं रोक सकते। और अब मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना चाहता हूँ जासूसों के सरदार। लेकिन चांद से चेहरे के बजाय ध्रुव को कई तारे दिख गए। तू इन चमगादड़ों को तो हरा कर समझता है कि तूने मुझ पर जीत हासिल कर ली, लेकिन मेरे मानसिक वार तेरी सांस रोकने के बाद ही रुकेंगे। इस मानसिक फंदे में फंसने के बाद जिंदा शरीर लाश बनकर ही बाहर निकलता है। लड़के, ये मुझ पर मानसिक वार कर रहा है, लेकिन यह आश्चर्यजनक शक्ति इसके पास कहाँ से आई। मेरा दम घुट रहा है, इस शिकंजे से बचकर निकल पाना असंभव लग रहा है। क्या इसी किले में मेरी चिता का सामान। एक मिनट, यह मानसिक शिकंजा है, यानी दिमागी तरंगों से बना हुआ बंधन। अगर मैं इसका दिमाग बटा सकूं तो काम बन जाएगा, और यह काम करने के लिए एक मददगार यहाँ मौजूद है। म्याऊं। ध्रुव के गले से आवाज़ निकलते ही बिल्ली अपने ही मालिक पर टूट पड़ी। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।